नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल वार्ता में पिछली बार हमने वार्ता जो की थी उसका विषय था वुड्रो विल्सन, जिसने 1885 में कांग्रेसनल गवर्नमेंट बुक लिखी। और उसमें वुड्रो विल्सन ने कहा कि ये जो कांग्रेस के निर्णय हैं ये इन पर काफ़ी सारा प्रभाव जो होता है वो अनौपचारिक समूहों का होता है। आज हम वुड्रो विल्सन के बाद के संस्थावादी विचारकों पर वार्ता और चर्चा करेंगे और इस पे हम देखेंगे कि संस्थावाद की आलोचना किन किन विचारकों ने की है और किन आधारों पर की है। संस्थावाद की आलोचनाओं के बिंदु हमारे माइंड में तैयार हो जाए, इसीलिए हम संस्थावाद की विशेषताओं को भी देखेंगे और जो मुख्य विचारक हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि पॉलिटिकल साइंस के अन्य जो भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी इस कंटेंट का और वीडियो का फायदा मिल सके। तो शुरू करते हैं। वुड्रो विल्सन के बाद के विचारकों में जो संस्थावादी विचारक हुए उनमें एक बहुत बड़ा नाम है जेम्स ब्राइस का। 3 विचारक हुए जिन्होंने 19वीं सदी के एंड और 20वीं सदी की शुरुआत में संस्थावाद के विकास में काफी अहम योगदान दिया। ये 3 विचारक है लॉर्ड जेम्स ब्राइस, ओस्ट्रोगोर्स्की और लोवेल। अब लॉर्ड जेम्स ब्राइस जो है उन्होंने 1888 में, यानी कि हमने पहले चर्चा की थी वुड्रो विल्सन की, उन्होंने 1885 में एक बुक लिखी थी कांग्रेसनल गवर्नमेंट। और उसके 3 साल बाद यानी 1888 में लॉर्ड जेम्स ब्राइस एक बुक लिखते हैं अमेरिकन कॉमनवेल्थ। जैसा कि आपको पता होगा, हॉब्स ने अपनी जो शब्दावली थी उसमें कॉमनवेल्थ वर्ड का यूज किया था और राज्य को कॉमनवेल्थ कहा था। तो अमेरिकन कॉमनवेल्थ बुक लिखी थी 1888 में लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने। और ब्राइस ने ये कहा कि हम अगर तथ्य इकट्ठे कर लें पर्याप्त मात्रा में तो सिद्धांत निर्माण अपने आप हो जाएगा, हमें सिद्धांत निर्माण के लिए रस्साकसी करने की आवश्यकता नहीं है। अब सिद्धांत निर्माण पर उसने बल नहीं दिया, इसलिए बाद में उसकी आलोचना भी हुई। आलोचना को हम बाद में देखेंगे, इससे पहले हम देखते हैं कि इसके बाद के विचारक कौन हुए। ऐसे कौन से 3 विचारक थे जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में काफी अहम योगदान दिया संस्थावाद में। एक तो हो गए लॉर्ड जेम्स ब्राइस, और फिर ब्राइस के बाद एक विचारक हुए ओस्ट्रोगोर्स्की ने 1902 में एक बुक लिखी। उन्होंने जो बुक लिखी थी वो पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर थी कि राजनीतिक जो दल हैं वो और ये जो लोकतंत्र है ये वर्तमान में किस तरह का है। लोकतंत्र और राजनीतिक दलों का अध्ययन भी बहुत जरूरी है। तो ओस्ट्रोगोर्स्की ने 1902 में बुक लिखी डेमोक्रेसी एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। 1902 में ओस्ट्रोगोर्स्की लिखता है। ओस्ट्रोगोर्स्की के बाद में 1913 में एक बुक लिखता है लोवेल। लोवेल ने लिखा कि कॉन्टिनेंटल यूरोप में गवर्नमेंट और जो दल हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ये जो संस्थाएं हैं ये किन नियम कानूनों पर काम कर रही है कॉन्टिनेंटल यूरोप में, उनका अध्ययन करके उसने 1913 में लोवेल ने एक बुक लिखी। बुक का नाम था गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप। तो उसने लोवेल ने 1913 में बुक लिखी और फिर 1913 से लेकर 1932 तक इतने महत्वपूर्ण विचारक नहीं हुए संस्थावाद के जितने फिर 1932 में एक विचारक आए संस्थावाद के, वो फेमस हुए। उनका नाम था हरमन फाइनर की बुक का नाम था थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। और फाइनर के बाद 1937 में विचारक आए कार्ल जे फ्रेडरिक। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पर बुक लिखी और उन्होंने बुक में लिखा कि ये जो संवैधानिक सरकार है और जो दल हैं उनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। 1937 में जो बुक लिखी कार्ल जे फ्रेडरिक ने उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज। उस पर उन्होंने बुक लिखने के बाद में जो विचारक आए उन्होंने फिर संस्थावाद की आलोचना शुरू कर दी थी। क्यों? क्योंकि इसके बाद में जो विचारधारा आई वो व्यवहारवादी विचारधारा आ गई थी। क्योंकि व्यवहारवादी मान रहे थे कि ये जो संस्थावादी है ये काफी ज्यादा तथ्यों पर जोर दे रहे हैं, सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि आप सिद्धांत का निर्माण भी कीजिए। इन कुछ आधारों पर इनकी आलोचनाएं हुई। अब इनकी जो आलोचनाएं हैं वो किन आधारों पर और हो सकती है, उन आलोचनाओं को अगर हम याद करेंगे तब तो हम भूल जाएंगे। तो इससे अच्छा हम संस्थावाद की विशेषताओं को देख लेते हैं।
संस्थावाद की अगर विशेषताएं हमारे समझ में आ गई तो फिर इसकी आलोचनाएं ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में प्रिपेयर हो जाएंगी। क्योंकि किसी भी चीज की आलोचना अगर करनी हो तो उसके अगर फीचर्स हमें पता है तो उस फीचर्स के अगेंस्ट हमारे मन में जो भी क्वेश्चन मार्क आएगा वो उस चीज की आलोचना होती है। तो इसमें जो आलोचना का पहला बिंदु ये बनता है कि ये जो अध्ययन करता है ये अमेरिकी संस्थाओं का अध्ययन करता है। ये इसकी एक विशेषता भी है। अमेरिकी यानी कि जो पाश्चात्य देश हैं उनकी सरकारों का और उनकी संस्थाओं का अध्ययन करता है, संस्थागत उपागम। और फिर ये जो अध्ययन करता है ये संवैधानिक और कानूनी आधारों पर अध्ययन करता है। अब इसकी एक आलोचना इस आधार पर भी हो सकती है कि कानूनी आधारों पर ये अध्ययन करता है, इसीलिए ये जो उपागम है ये सीमित है। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पर जाकर अध्ययन नहीं करता कि राजनीति किन किन चीजों से प्रभावित हो रही है। फिर इसकी तीसरी जो आलोचना तैयार होती है वो होती है कि ये दार्शनिक प्रकृति को मानता है, यानी कि आदर्शात्मक पर ज्यादा बल देता है। कैसे? ये जो मानकीय विश्लेषण के सिद्धांत पर चलते हैं संस्थावादी, तो इसकी आलोचना ये है कि इन्होंने जो मानक तैयार किए हैं, इन्होंने जो मानक डिसाइड किए हैं, उन मानकों पर जो जो स्टेट्स खरे उतरेंगे वो तो हैं अच्छे, वो तो हैं आदर्श, और बाकी जो विचारक हैं वो आदर्श इनकी नजर में नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने खुद के नॉर्म्स डिसाइड किए हुए हैं कि ये जो नॉर्म्स हैं ये पूरे करेंगे वही स्टेट आइडियल स्टेट होगा, आदर्श राज्य होगा। तो इस चीज की भी एक आलोचना होती है कि क्या वही मानक सभी पर लागू होने चाहिए। सब देशों की परिस्थितियां अलग होती है, सभी देशों में जो राजनीति होती है, राजनीति का जो दायरा होता है वो अलग अलग होता है। तो इसलिए इनकी जो आलोचना है वो इन आधारों पर हो सकती है और इसकी विशेषताएं भी यही है। आलोचना करने वाले दो महत्वपूर्ण विचारकों को देखते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने जो तथ्य और तथ्य यानी फैक्ट्स एंड मोर फैक्ट्स जो उद्घोष किया था उसी की आलोचना करता है डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन एक व्यवहारवादी विचारक है, वो आलोचना करता है लॉर्ड जेम्स ब्राइस की। ये कहता है कि ब्राइस ने अति तथ्यवाद पर बल दिया है। ब्राइस तथ्यवादी नहीं है बल्कि अति तथ्यवादी है। अति तथ्यवादी कैसे है? तो ये कहता है कि ब्राइस के अनुसार तथ्यों को इकट्ठा करते रहो, उससे चाहे सिद्धांत निर्माण हो या नहीं हो। तो डेविड ईस्टन कहता है कि ये सैद्धांतिक कुपोषण हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन होगा। अगर आप तथ्यों को इकट्ठा करते रहोगे, सिद्धांत निर्माण नहीं करोगे, तो ये क्या होगा? सैद्धांतिक कुपोषण। और सैद्धांतिक कुपोषण जो शब्दावली है वो आपको याद रखनी है, डेविड ईस्टन की है। और अति तथ्यवादी जेम्स ब्राइस को कौन कहता है? तो वो भी डेविड ईस्टन कहता है। और दूसरी जो आलोचना की जाती है वो सी मैक्रेडिस करता है, सी रॉय मैक्रेडिस। मैक्रेडिस कहता है कि ये जो तथ्यवाद है ये काफी ज्यादा, एक तो तथ्यवादी है प्लस विवरण पर बहुत ज्यादा बल देता है ये, और ये विश्लेषण पर भी बहुत ज्यादा बल देता है। हालांकि ज्यादा विश्लेषण करना बुरा नहीं होता है, पर अति विश्लेषण करना भी बुरा होता है। अति हर चीज की बुरी होती है। तो सी राय मैक्रेडिस भी इसको सीमित, स्थिर और संकुचित भी बताता है इसको, और काफी ज्यादा विवरणात्मक बताकर इसकी आलोचना करता है। अब इसकी जो विशेषताएं और आलोचनाएं कर ली हमने, अब इसकी विशेषताएं बी गाय पीटर्स भी बताता है। बी गाय पीटर्स कहता है कि संस्थावाद की 5 विशेषताएं हैं। 5 विशेषताएं कौन कौन सी है? कि एक तो ये विधिवादी उपागम है, विधिवाद पर बल देता है। दूसरा ये इतिहासवाद पर बल देता है, संरचनावाद पर बल देता है, और ये बल देता है समग्रतावाद पर। समग्रतावाद यानी कि ये समग्र का अध्ययन करता है, इंडिविजुअल का अध्ययन नहीं करता है। और ये मानकीय विश्लेषण पर बल देता है। तो मानकीय विश्लेषण पर बल अगर देगा तो इसका मतलब है उसने अपने मानक डिसाइड किए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग ये विश्लेषण कर रहा है। यानी कि इनके मानक के अकॉर्डिंग जो अच्छा होगा वो अच्छा है, बाकी कोई दूसरा अच्छा नहीं हो सकता, इन्होंने जो मानक डिसाइड कर दिए उनके अलावा। तो ये संस्थावाद की बी गाय पीटर्स ने 5 विशेषताएं बताई है: विधिवाद, संरचनावाद, समग्रवाद, इतिहासवाद और मानकीय विश्लेषण। ये 5 विशेषताएं बी गाय पीटर्स बताता है। और पीटर की जो बुक है उसका नाम है इंस्टीट्यूशनलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस, द न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। बी गाय पीटर्स ने ये बुक लिखी है। पीटर्स ने 5 विशेषताएं संस्थावाद की बताई है। अब इसके बाद इनकी जो डेविड ईस्टन की और मैक्रेडिस ने जो आलोचनाएं की थी, इन आलोचनाओं पर एक विचारक अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। वो उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि उनका नाम था जीन ब्लॉन्डेल।
उन्होंने प्रतिक्रिया देकर कहा कि ये जो डेविड ईस्टन और मैक्रेडिस संस्थावाद की आलोचना कर रहे हैं ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अगर समाज विज्ञान की सभी शाखाओं को देखें तो हमें दिखाई देगा कि संस्थाओं को केंद्र में रखकर अगर आदर किया जाता है संस्थाओं का, तो वो केवल शाखा राजनीति विज्ञान है। अदर किसी भी ह्यूमैनिटीज की ब्रांच में संस्थाओं को केंद्र में रखकर उनका इतना आदर नहीं किया जाता है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए और संस्थाओं को आदर दिया जाना चाहिए, क्योंकि पूरे पॉलिटिकल साइंस का केंद्र उसने माना है संस्थाओं को। तो जीन ब्लांडेल है, जीन ब्लांडेल ने आलोचना पर यह प्रतिक्रिया दी और जीन ब्लांडेल कहता है कि हंटिंगटन और आमंड है ये तो नवीन व्यक्ति हैं, यानी कि ये जो है आधुनिक उपागम के व्यक्ति होकर भी ये बल दे रहे हैं संस्थाओं पर। तो इसलिए संस्थावाद बुरा नहीं है। हाँ, व्यवहारवाद ने उसमें परिवर्तन जरूर किया है, व्यवहारवाद ने उसको पीछे जरूर धकेला है, पर संस्थाओं का अध्ययन करना बुरी बात नहीं है। ये बात कहता है जीन ब्लांडेल। और इनके अगर आप अन्य विचारकों को याद रखना चाहें तो डाइसी है, डुअर्जर है, इनको याद रख सकते हैं। फाइनर हो ही गया, लोवेल हो गए। और इसका अगर जनक पूछ ले आपसे कि संस्थावाद का जनक कौन है, तो डाइसी और डाल्डर इसके जनक माने जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। संस्थावाद का हमारा टॉपिक संपूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है। इससे बाहर अगर आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, चाहे आप आरपीएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप DSSB का पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे नेट JRF का एग्जाम दे रहे हो, आपको हर एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।